ये वो ऑर्डर पढ़ के सुनाती है। आई एम सेटिस्फाइड that no useful purpose would be served in summoning the Prime Minister at this stage of inquiry as advised by the Council for the Commission. कमीशन के काउंसिल ने कहा था उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत ही नहीं है। तो सलमान खुर्शीद साहब, मैं कहना चाहती हूं, ये नहीं कि 8B का नोटिस दिया नहीं गया, 8B के नोटिस की एप्लीकेशन खारिज करी जस्टिस लिब्रान ने, और उन्होंने कहा कि उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप हमें कहते हैं कि आप 8B के नोटिस के पीछे छिप क्यों रहे हैं। और ये विकृति केवल वहीं तक नहीं रही अध्यक्ष जी, ये विकृति बाद में रिपोर्ट के आने के बाद भी जारी रही। 24 तारीख को ये रिपोर्ट सदन में पेश हुई। 24 तारीख को ही टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने जस्टिस लिब्रान से बात की और उन्होंने उनसे पूछा कि अटल जी को बिना सम्मन किए आपने उनके खिलाफ टिप्पणी कैसे कर दी। तो सुनिए, मैं पढ़ के सुनाती हूं जस्टिस लिब्रान ने क्या कहा। Asked how he could have indicted Vajpayee, who was never summoned to appear before the Commission in breach of Section 8B of the Commission of Inquiry Act 1952, Justice Libran told Times of India from Chandigarh that he never indicted the former PM. On quote, please read the report in its context and show me a single reference to Vajpayee which can be construed as an indictment, Justice Libran said, pleading that no irresponsible reference be manufactured from his report. No irresponsible reference should be manufactured from his report. ये उनका दिया गया इंटरव्यू है 25 तारीख का। 25 को छपा, 24 को ही शाम को दिया था। लेकिन 4 दिन के बाद जस्टिस लिब्रान बदलते हैं और हिंदू को एक इंटरव्यू देते हैं। और क्या कहते हैं उस इंटरव्यू में? स्पीकिंग टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम हिज चंडीगढ़ होम, जस्टिस लिब्रान सेड द कमीशन इश्यूड नोटिस टू द बीजेपी एंड मेनी ऑफ इट्स लीडर्स वर एग्जामिन्ड एज विटनेस. ही सेड ऑन कोट, nobody can dispute that Mr. Vajpayee is a tall leader in that party, which is a legal entity. Just like a managing director is responsible for the misdeeds of a company, a leader is equally responsible for the misdeeds of a party. मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, ये 25 तारीख की ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सहमत हूँ मुलायम सिंह जी से और पिनाकी मिश्रा से कि जस्टिस लिब्रान ने ये रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी। ये अपने आप में खोज का विषय है अध्यक्ष जी कि रिपोर्ट किसने लिखी है और ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है। 25 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में जस्टिस लिब्रान कहते हैं मेरी पूरी रिपोर्ट में कहीं अटल जी का नाम तो दिखाओ। वो कहते हैं रीड द रिपोर्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने पढ़ी ही नहीं, लेकिन उसके बाद उन्हें लोगों ने जाकर दिखाया कि अरे साहब आप पढ़ के तो देखो, इसमें तो 22 जगह अटल जी का नाम है और उनकी सूची अपराधियों में है। तो उन्होंने ये तर्क गढ़ा कि मैंने तो बीजेपी को नोटिस दे दिया था, जरूरत क्या थी। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल। मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, अगर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो कंपनी जो उस समय शासन कर रही थी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी कैसे हो सकते हैं? उनके मैनेजिंग डायरेक्टर पाक और साफ घोषित कर दिए जाएं, उन्हें सारी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया जाए। और ये एक संयोग है अध्यक्ष जी कि उस समय की उस कंपनी के एक डायरेक्टर आज इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठे। सरदार मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता, वित्त मंत्री थे वो उस सरकार के, वो डायरेक्टर भी थे उस समय और आज वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार हैं तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी नहीं हो सकते। राव साहब को खुली छुट्टी, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट और अटल बिहारी वाजपेयी अपराधी, ये विकृत नहीं है तो और क्या है। मैंने कहा था कि मैं पुष्ट करूंगी अपने इस आरोप को कि ये विकृत भी है, सबूतों के खिलाफ भी है और ये निराधार भी है। ये 2 तर्क मैंने दिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं। 5 काम सौंपे थे लिब्रान कमीशन को, 3 तो किए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे बोले, सर्कमस्टांसेस पे बोले, मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों की भूमिका पर बोले। अब कोई भी रिपोर्ट दी, सही दी, गलत दी, सच दी, झूठ दी, सत्य दी, असत्य दी, मगर दी। पर यह काम उन्हें किसने सौंपा था? सेकुलरिज्म के ऊपर 26 पेज का एक निबंध लिख डाला। आरएसएस बीजेपी के संबंधों पर
एक पूरा थीसिस जड़ दिया, मुस्लिम संगठनों की आलोचना में एक पूरा लेख लिख डाला। मैं कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, ये एक न्यायाधीश द्वारा दी गई न्यायिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक अवसरवादी व्यक्ति द्वारा दी गई राजनीतिक रिपोर्ट। मैं तो पूछना चाहती हूं चिदम्बरम जी से, कौन सी ख्वाहिश पूरी की है आपने जज साहब की? विश लिस्ट बहुत लंबी थी, बहुत लंबी विश लिस्ट थी, मुझे जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से लेकर राज्यपाल से होती हुई वो विश लिस्ट राजदूत तक पहुंचती थी। लेकिन अब तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस के चैप्टर में ही अपने लिए 3 नौकरियां खोज दी। किस पर सहमति हुई है जरा बता दीजिए। आज नहीं बताएंगे तो महीनों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूं ये रिपोर्ट पूरी तोल पजोक के समय नियत होने के बाद दी गई, जब सारी अनिश्चितताएं समाप्त हो गई, जब नई सरकार आ गई और लग गया पता कि हां अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची, तब ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में से निकली है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं 17 साल कितने होते हैं? एक किताब मेरे हाथ लगी थी जिसका शीर्षक था 6000 डेज। बहुत आकर्षक सा शीर्षक लगा, मैंने उठाकर देखी। अमिया राव की लिखी हुई किताब है। अमिया राव को जानते हैं अडवाणी जी, स्टर्लिंग पब्लिकेशन की 6000 डेज। मैंने पलट कर देखा कि देखूं तो किसके बारे में लिखा है, 6000 दिन। अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू के कार्यकाल की वो किताब है। इस देश में 6000 दिन राज किया उन्होंने। वो 17 साल बनते हैं। 47 में बने और 64 में देहांत हुआ। 52 का चुनाव जीते, 57 का चुनाव जीते, 62 का चुनाव जीते, तब जाकर 17 साल पूरे हुए। लेकिन जब मैं इस दिनों का हिसाब लगा रही थी कि 16 दिसंबर 1992 को अधिसूचना जारी हुई और 30 जून 2009 को ये रिपोर्ट पेश की गई, तो जानती हैं कितने दिन बनते हैं? 6036। यानी एक प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया। और वो कार्यकाल जिन्होंने सबसे ज्यादा देर इस देश में राज किया, एक प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया और ये रिपोर्ट उसके भी 36 दिन बाद आई है। 6036 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई है। मैं इसलिए कहना चाहती हूं आपसे, ये रिपोर्ट कैसे कैसे निष्कर्ष लेकर आई है। इसीलिए 17 साल के बाद जो टिप्पणियां छपी अखबार में, 17 years, 48 extensions, 8 crore rupees and a dead report। दूसरी टिप्पणी छपी 17 वर्ष और 1700 पेज की रद्दी। तीसरी टिप्पणी छपी खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। कैसे कैसे निष्कर्ष निकाले इन्होंने। एक निष्कर्ष है इनका कि अयोध्या तो कोई मूवमेंट ही नहीं था, आंदोलन ही नहीं था। मैं पढ़ के सुनाती हूं आपको। इसमें इन्होंने कहा, दो द रिपोर्ट यूजेस द वर्बेज मूवमेंट फ्रीक्वेंटली। हम बार बार हम इसमें आंदोलन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है द डिमांड फॉर ए टेम्पल एट अयोध्या नेवर रियली बिकेम अ पब्लिक मूवमेंट in the true sense of the word, while traditionally the word movement has been used to denote a collective desire of the public to secure a particular result. The Ayodhya campaign never achieved proportions more close to those levels. The use of the word movement, notwithstanding the Ayodhya episode, was never accompanied by a public movement. मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूं जस्टिस लिब्रान को कि जन आंदोलन के दृश्य एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं देखे जा सकते। जन आंदोलन के दृश्य अगर देखने हैं तो तपती दोपहरियों और ठिठुरती रातों में धूल धक्कड़ भरी सड़कों पर खड़े होना पड़ता है, तब जन आंदोलन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष जी, मैं उस मूवमेंट की साक्षी रही। जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे तो हरियाणा के खंड में शांत रहिए। आप क्यों बोल रहे हैं? मदन लाल शर्मा जी, आप बैठ जाइए। शर्म करो। क्या कह दिया मैंने जिस पे कह रहे हैं शर्म करो? आप प्लीज एडजस्ट। आप बैठ जाइए। आप शांत रहिए। शांत।
शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ, आप कंटिन्यू, आप शांत रहिए, शांत रहिए, शांत। अध्यक्ष जी, आडवाणी जी की उस राम रथ यात्रा में, उस राम रथ यात्रा के हरियाणा खंड में मैं उनके साथ थी। वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में जस के तस जिंदा है। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थी, रथ के सामने खड़े होकर बोनट पर स्वास्तिक बनाती थी, रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगाकर अपने आप को धन्य समझा करती थी। वो दृश्य देखे हैं मैंने, वो कहानियां, अध्यक्ष जी, कार सेवकों की वो कहानियां, कार सेवकों की वो कहानियां अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। जब मुलायम सिंह जी ने बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष जी, जब मुलायम सिंह जी ने अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये ऐलान किया था कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय तमाम कार सेवक वाहन छोड़कर पगडंडियों के रास्ते गांवों से होते हुए अयोध्या जा रहे थे। जहां भी गांव में रात पड़ जाती थी, आकर के लोग आग्रह करते थे, हमारे घर में रुको, हमारे घर में विश्राम करो। उस समय उन घरों की गृहिणियां गर्म पानी में नमक डालकर उन कार सेवकों के चरण धोती थी, सरसों का तेल लगाकर उनके पैर के तलुओं की मालिश करती थी। अध्यक्षा जी, और आंखों में आंसू भरकर उन कार सेवकों से अपनी भोजपुरी में कहती थी, भैया हम तो वहां ना जा सकत, पर तुहार चरण पखार के हम पुण्य कमा ले। ये कहती थी वो कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हारे चरण पखार के जितना थोड़ा पुण्य मिलता है वो हम ले सकते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं घर से आलू पूरी बनाकर कार सेवकों के लिए भेजा करती थी। जवान है मुलायम सिंह यादव, अधिकारियों की पत्नियां अपने बच्चों को लेकर सामने खड़ी हो गई थी कि पहले गोली हम पर चलाओ, बाद में कार सेवकों पर चलाना। वो कहते हैं ये आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन नहीं था। चंडीगढ़ में बैठ के आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि वो जन आंदोलन नहीं था।